गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमारे द्वारा 6 चैप्टर के अंतर्गत परास या रेंज का अध्ययन किया गया था। मैंने आपको बताया था कि परास के अंतर्गत उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपके परास या रेंज कहलाता है। स्मॉल है, इसका फॉर्मूला आपने जो यूज़ करा था R=S-L, नहीं सॉरी, L-S, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट फॉर्मूले की सहायता से आपने परास का अध्ययन किया था। और फिर परास गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी अध्ययन आपके द्वारा किया गया था, जिसे सापेक्ष माप कहते हैं। अब हमारे द्वारा परिक्षेपण का दूसरा माप जो है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम कहते हैं चतुर्थक विचलन, का अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले बेटा मैं आपको इसकी थ्योरी समझा देती हूँ बुक से आपके, और उसके बाद फिर हमारे द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे जो थ्योरी दे रखी है, आपके पेज नंबर 75 निकाल लीजिए अपनी बुक में से। बुक में पेज नंबर 75 से मैं आपके समझा रही हूँ, फिर आपको सूत्र सब बताया जाएगा और उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिकली इसके करेंगे। चतुर्थक विचलन, जिसे इंग्लिश के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन को शॉर्ट के अंदर बेटा क्यूडी के नाम से जाना जाता है। किसी भी विचरण में उच्च या निम्न किसी भी चरम मान की उपस्थिति परिक्षेपण के माप के रूप में परास की उपयोगिता को घटा देती है। देखो, जब आपने परास का अध्ययन किया था तो आपने देखा था जो हमारी एक्स सीरीज है, जिसे हम वैल्यूज़ कहते हैं, मूल्य कहते हैं, उसके अंदर उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा में यदि परिवर्तन किया जाता है तो ही परास परिवर्तित होता है। मध्य मानों के मध्य यदि परिवर्तित हो, जो उसके बीच में स्थित मान है, वैल्यूज़ की बीच की वैल्यूज़ हैं, उनमें यदि परिवर्तन होता है तो परास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ क्या करती है, परास की उपयोगिता को घटा देती है। इसलिए आपको एक ऐसे माप की जरूरत पड़ती है जो कि बाह्य मूल्यों से अनुचित रूप से प्रभावित ना हो। मतलब ये जो चरम मान थे ना, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा वैल्यूज़ की, उन मानों से प्रभावित ना हो। ऐसी स्थिति में यदि संपूर्ण आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए, एक कागज के 4 टुकड़े मैंने क्या बताए थे आपको, 25%, 25, 25, 25, 25, या दूसरे शब्दों में चतुर्थक कहलाते हैं। यदि संपूर्ण आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक मान का 25% भाग ही समाहित होता है, जिससे हमें चतुर्थकों और मध्यका का मान प्राप्त होता है। देखो, इस चतुर्थक 4 होते हैं। 25% जो होता है पहला वाला, वो Q1 से डिनोट होता है। दूसरा वाला जो 25 प्लस हो जाता है तो 50% हो जाता है, जिससे हमें मध्यका की प्राप्ति होती है। कागज के 2 बराबर टुकड़े ही मध्यका कहलाती है, क्योंकि मध्यका क्या होती है, बीचों बीच स्थित होती है। तो हम Q2 शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह क्या प्रयोग करते हैं, मध्यका या M। और फिर 25% जोड़ लिया तो हमारे 75% मान को डिनोट करता है, जिसे हम Q3 के नाम से जानते हैं। और लास्ट 100% जो 25 प्लस और होते हैं, उससे 100% हो जाता है, और उस Q4 को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 100% वैसे ही डिजिट है। तो यहाँ पर हम चतुर्थक के अंतर्गत 50% मान Q2 की जगह मध्यका निकालना पसंद करते हैं, और रह गए 2 Q1 और Q3, ये हमारे चतुर्थक मान ज्ञात किए जाते हैं, जो मैंने चतुर्थक के अंतर्गत आपको बताए थे। विभाजन मूल्यों में आपने मध्यका के बाद चतुर्थक का अध्ययन किया था, वहाँ पर मैंने Q1 Q3 का अध्ययन आपको कराया था। आगे बढ़ते हैं बेटा, जिससे हमें चतुर्थकों एवं मध्यका का मान प्राप्त होता है, जिसके बारे में आप पहले ही 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। उच्च और निम्न चतुर्थक, उच्च चतुर्थक को Q3 कहते हैं और निम्न चतुर्थक को Q1 के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग अंतर चतुर्थक परास के परिकलन में किया जाता है। एक शब्द आया है बेटा, अंतर चतुर्थक परास, इंटर क्वार्टाइल रेंज। परास का अर्थ क्या होता है, रेंज। शॉर्ट में इसको अपन क्या कहते हैं, इंटर का I ले लिया, क्वार्टाइल का Q ले लिया और रेंज का
आर ले लिया, आई क्यू आर। आई अंतर चतुर्थक परास को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Q3 माइनस Q1। क्या होता है? Q3 माइनस Q1। Q3 और Q1 इनकी गणना आप पहले ही कर चुके हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q1 की गणना करने का सूत्र होता है n+1 डिवाइडेड बाय 4 और Q3 की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर n+1/4 और ब्रैकेट के बाहर 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? Q3 बन जाएगा। फिर हमारे इंटर क्वार्टाइल रेंज की गणना करने के लिए Q3 में से Q1 को घटा दोगे तो आपको जो प्राप्त होगी वो IQR प्राप्त होगी या इंटर क्वार्टाइल रेंज की प्राप्ति होगी। प्रैक्टिकली बेटा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले हम अपने फॉर्मूलों को और इनको थ्योरी को समझ लेते हैं। अंतर चतुर्थक परास किसी भी वितरण के माध्य के 50% मानों पर आधारित होता है। देखो Q3 75% को डिनोट करता है, Q1 जो होता है वो आपके किसको डिनोट करता है? 25% को। 75% मान में से 25% मान घटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो बचता है 50% मान होता है, जिसे हम मध्यिका के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मध्यिका के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारे द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है, अतः वह चरम मान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अंतर चतुर्थक परास के आधे को चतुर्थक विचलन कहा जाता है। ये जो अंतर चतुर्थक परास है Q3 माइनस Q1, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, मतलब अर्ध अंतर चतुर्थक परास, अंतर चतुर्थक परास का आधा कर दिया जाए, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए तो उसे ही हम चतुर्थक विचलन भी कहते हैं। कुछ आया समझ में? अंतर चतुर्थक परास जिसका सूत्र था Q3 माइनस Q1, अर्ध अंतर चतुर्थक परास, अर्ध मतलब आधा कर दिया, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज थी उसमें 2 का भाग दे दिया तो हमने जो प्राप्त किया, चाहे उसे अर्ध अंतर चतुर्थक परास बोले चाहे उसे चतुर्थक विचलन बोले, मतलब एक ही होता है। दूसरे शब्दों में क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 होता है। ये हमारा निरपेक्ष माप है। मैंने आपको बताया था ना 2 माप होते हैं इसके अंदर, ये हमारा निरपेक्ष माप है। इसके अंदर यदि क्वेश्चन में हमारे कोई यूनिट डली हुई है तो उस यूनिट को हमें लिखना पड़ेगा, इकाई को लिखना पड़ेगा। अब हम पढ़ रहे हैं चतुर्थक विचलन गुणांक। चतुर्थक विचलन गुणांक का मतलब होता है बच्चों कि कोफिशिएंट ऑफ QD। चतुर्थक विचलन गुणांक को कोफिशिएंट ऑफ QD कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q3 प्लस Q1। मतलब एक बार हमें माइनस करनी है, एक बार डिजिट हमें प्लस करनी है और दोनों में का भाग दे देना है। प्लस की डिजिट नीचे रहेगी, इसलिए आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा और मैक्सिमम उसकी सीमा 1 होगी या 1 से कम होगी। अब यहाँ पर बुक में आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अर्ध अंतर चतुर्थक परास को ही चतुर्थक विचलन भी कहा जाता है। अतः क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला हुआ वो QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 होगा। चतुर्थक विचलन को अर्ध अंतर चतुर्थक परास भी कहा जाता है। अब इसने एक क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें करके बताती हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ये सारे फॉर्मूले बच्चों आप लोग अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना और बुक से अपनी थ्योरी को पढ़ लेना। यहाँ पर मैं बुक का ही क्वेश्चन आपको करके बता रही हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है बुक में, पेज नंबर 75 के ऊपर ही उदाहरण संख्या 1 करके आपके क्वेश्चन को दिया गया है। यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन के अंतर्गत आपको परास और चतुर्थक विचलन R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और चतुर्थक विचलन QD
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो क्वेश्चन आपको ज्ञात करने हैं। इसमें आपके x दे रखे हैं जिसे हम मूल्य कहते हैं 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48 और फिर आपके 51, 60, 70, 51, 60 और 70। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो आपके मध्य का और विभाजन मूल्य और बहुलक होते हैं ये हमारे स्थिति औसत कहलाते हैं। स्थिति औसत का मतलब है कि हमें इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जमाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है। आरोही क्रम है ना, सबसे छोटी डिजिट सबसे ऊपर है और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे कम वाली डिजिट है। हम देखो टोटल कितनी है हमारे मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं या मूल्य दिए हुए हैं। हमें इसमें रेंज निकालनी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितनी है इसकी डिजिट 70 और स्मॉलेस्ट कितनी है इसकी डिजिट 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया आर का? आर इक्वल टू 50। 70 में से 50 घटाए, ये हमारा रेंज हो गया। अब हम निकाल रहे हैं QD। QD का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको। यहाँ पर सबसे पहले मैं Q3 निकालूंगी। Q3 निकालने के लिए मेरे द्वारा क्या किया जाएगा? साइज ऑफ n प्लस 1/4 और ब्रैकेट के बाहर 3। यहाँ पर 3 तो ऐसे रहने दिया मैंने। नंबर ऑफ आइटम टोटल कितने गिने थे अपन ने? 11 प्लस 1/4 कितना आया? 12 में 4 का भाग दिया 3 इंटू 3 कितना हो गया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो गया? 9। Q3 का मान कितना हो गया? 9। ये जो 9 आया है ना बेटा, ये TH आइटम है। क्या है? TH आइटम मतलब 90 नंबर पर हमारे जो भी डिजिट दी हुई है वो हमारी Q3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 51 है ये हमारा Q3 है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमारा Q3 का मान 51 आया है। अब हम Q1 निकाल लें बच्चों। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस 1/4 TH आइटम। यही पढ़ा था आपने। यहाँ पर Q1 नंबर ऑफ आइटम 11 प्लस 1 डिवाइडेड 4 TH आइटम। यहाँ पर Q1 इक्वल टू 11 और 1 12 में 4 का भाग दिया 3। थर्ड आइटम TH आइटम। ये जो थर्ड आइटम है बेटा इसको हम अपने सीरियल में देखें जमे हुए में 1 2 3 29 जो है हमारा, ये हमारा Q1 है। क्या ये हमारा Q1 है? अब हमारे द्वारा क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ही होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड Q2। Q3 की जगह मैं क्या लिखूंगी? 51 और Q1 की जगह मेरे द्वारा क्या लिखा जाएगा? 29 डिवाइडेड 2। जब हम इन दोनों में से घटाएंगे 11 में से 9 गए 2, ये 4 ही रह गया। 4 में से 2 गए 2 का भाग दोगे तो कितना आया? 11। तो QD का मान क्या आएगा आपके? QD का आंसर आएगा QD इक्वल टू 11 आपका आंसर आना आएगा। देखो फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन कैसे ज्ञात किया गया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है उस क्वेश्चन को हम क्रम प्रदान करते हैं। जब देखा कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले से ही क्रम में जमा हुआ है तो हमारे द्वारा फॉर्मूला जो है
वो लिखा गया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2। अब Q3 कैसे निकलेगा और Q1 कैसे निकलेगा, इसके स्टेप मैंने पहले ही बता दिए थे। Q1 की गणना करनी है, Q3 की गणना करनी है और फिर QD की गणना की जाएगी। Q3 की गणना करने का फॉर्मूला साइज ऑफ 3 ब्रैकेट में n+1/4 TH आइटम, 3 ब्रैकेट के बाहर है। नंबर ऑफ आइटम हमने गिने, सीरियल नंबर के आधार पे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल हमारे पास 11 आइटम है। हमने 11 + 1/4 का फॉर्मूले में पुट कर दिया। 11 और 1 12, 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9। ये जो 9 आया हमारे TH आइटम है। 9th नंबर पे हमारे 51 दे रखा था, तो ये 51 हमारा क्या है, Q3 का मान है। इसी तरह से Q1 हमने निकाल लिया। Q1 के अंदर साइज ऑफ n+1/4 TH आइटम, नंबर ऑफ आइटम 11 है, प्लस 1 4, थर्ड आइटम जो है वो हमारा Q1 के अंतर्गत है। हमने सीरियल के अंदर देखा थर्ड नंबर पे 29 था, 29 हमारा Q1 का आंसर है। फिर हमारे द्वारा क्वार्टाइल डेविएशन निकाला गया। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2 है। इसके अंतर्गत Q3 की जगह हमने 51 लिख दिया जो यहाँ पर दिया हुआ था, Q1 की जगह हमने 29 लिख दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस 22 आया और फिर हमारे द्वारा इसके अंदर 2 का भाग दे दिया जो सूत्र के अंतर्गत दिया हुआ था। इसके अंतर्गत हमारा आंसर 11 आया। तो क्वार्टाइल डेविएशन का मान क्या आएगा, 11। क्या आएगा बच्चों, 11 आएगा। रेंज तो हमारी 50 आई थी और क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 11 आया था। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल एक क्वेश्चन और कराऊंगी मैं और उसके बाद फिर हम आगे खंडित श्रेणी और सतह श्रेणी में यदि हमारी बुक में दिया हुआ है तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।